रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, जिसमें हमने ये देखा जब भी ईएमआर का जो मैटर के साथ इंटरेक्शन है वो हमें दो प्रोसेसेस में देखने को मिलता है, खासतौर पर जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। या तो ये है कि वो मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, या वो मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा तो तब भी हमें जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी। अब यहाँ पर ना एक खास बात जो आपने ये देखनी है कि मैंने वहां पर आपको मेंशन किया था कि जब किसी मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो मॉलिक्यूल भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, एक उसका एटम भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। ये खास तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अब जब ये चीजें ग्राउंड स्टेट से बेशक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एटम जा रहा है या फिर अपना पूरा मॉलिक्यूल जा रहा है, तो इससे हमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। और उसी को बुनियाद बनाकर आज का हमने टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, के एक मॉलिक्यूल में किस किस टाइप के एनर्जी लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल कितनी तरह की ट्रांजिशंस दिखा सकता है उन एनर्जी लेवल्स की बुनियाद पर। अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब चीज जाती है, इलेक्ट्रॉन जाएगा या कोई एटम जाएगा या कोई मॉलिक्यूल जाएगा, तो वो क्यों जाएगा, किस तरीके से हमारे पास वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती है। अब आगे हम बढ़ाते हैं कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। अच्छा, एनर्जी लेवल क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं और वो किस किस वजह से होते हैं, वो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एनर्जी लेवल का आपके अंदर कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं और उस बात को आपने गौर से काबू करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं सारा दिन एक बड़ा ही सख्त यानी मजदूरी करके आया हूं, थका हारा घर आया हूं। आप जानते हो कि मेरी एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मैं एक एनर्जी लेवल पे मौजूद हूं। अब अगर मैं खाना खाता हूं, खाना खाने के बाद मैं एक और एनर्जी लेवल पे चला जाऊंगा। समझ आ रही है बात की, पहले मैं एक और एनर्जी लेवल पे था, मेरी एनर्जी कम थी, मैंने खाना खाया, मैं एक और एनर्जी लेवल पे, हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। समझ आ रही बात की। अब इसी तरीके से ऊपर से कोई मेरी पसंदीदा चीज या मीठा मुझे खिला दे तो मैं एक और हाई एनर्जी लेवल पे चला जाऊंगा। मतलब ये है कि एक खाना खाना ये एक रीजन है, उस खाना खाने की वजह से मैं मुख्तलिफ एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा हूं। यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। किसी के अंदर एटम्स की वजह से होगा, किसी के अंदर रोटेशन की वजह से होगा, किसी के अंदर वाइब्रेशन की वजह से होगा, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से होगा। तो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से एक मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैं खाना खाने की वजह से मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट कर रहा हूं, इसी तरीके से अब मैं अगर एक दोस्त के साथ बैठा हूं तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूं, बातें कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल हूं। समझ आ रही है बात कि मैं एक अच्छे जो है लो एनर्जी लेवल पे हूं। हाँ, अगर मुझे कोई मेरा दुश्मन नजर आ जाए तो मैं दोस्त के साथ बैठा बैठा ही थोड़ा सा गुस्सा करूंगा और मैं एक और एनर्जी लेवल पे चला जाऊंगा। और अगर वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए और मेरे से उससे लड़ाई हो जाए तो लड़ाई करते वक्त मैं और हाई एनर्जी लेवल पे चला जाऊंगा। अब एक और रीजन डिफरेंट है, वो एक दुश्मन है, उसकी वजह से मैं एक मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पे चला गया। सेम इज द केस विद मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से मॉलिक्यूल मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है और उन एनर्जी लेवल्स में मुख्तलिफ जब वो यानी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, जैसे मैंने खाना खाया मैं लोअर से हाई एनर्जी पे चला गया, इसी तरीके से हो सकता है मॉलिक्यूल को एनर्जी मिले वो लोअर से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाए, तो एक ट्रांजिशन होगी। अब मुख्तलिफ तरह के एनर्जी लेवल्स हैं और मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशंस हैं। यही चीज आज के इस टॉपिक में हमने समझनी है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद है। आप इसे कहो कि ये बैकबोन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये चीज आपको समझ आ गई तो ऐसे समझो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर की रीढ़ की हड्डी आपने काबू कर ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एनर्जी लेवल, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पाई जाती हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इन्हीं एनर्जीज की बुनियाद पर वो डिफरेंट एनर्जीज लेवल पे होता है और मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलती हैं। पहला हम डिस्कशन करते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल की, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होता है ना, ये इसकी प्योरली काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। समझ आ रही बात की? एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी मूव कर रहा है, उस मूवमेंट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें ये एनर्जी लेवल पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो वैल्यूज होती है ना, ये बहुत समाल होती हैं, वेरी समाल वैल्यू, कि इतनी समाल होती हैं कि हमें इन ट्रांजिशंस को जो है डिटेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मतलब ये होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। समझ आ रही है बात की? डिटेक्टर इनको डिटेक्ट नहीं करता, और ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसलिए ये कोई वैल्यूएबल चीज भी नहीं है, और हम इसको स्किप कर देंगे, आगे जाके देखना आप। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्वांटाइज नहीं होते, मतलब इनके लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होती। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये 3 डायमेंशन में, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, या फिर जी प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल है, वो मूव कर रहा है, उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है और ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ठीक है, अब वो एक लेवल के ऊपर स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, उसका एक एनर्जी लेवल है। अब उसको हीट मिली, वो किसी और एनर्जी लेवल पे चला गया, थोड़ी सी और हीट मिली, तेजी से मूव करेगा, एक और एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब ये जो फिनोमेना है ना, ये आपको जो है नॉर्मल लाइफ में या रूम टेम्परेचर पे भी देखने को मिलता है। जैसे आपने सिंपली पढ़ा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, थोड़ी सी हीट मिलती है, उनकी मोशन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। क्यों? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी बढ़ती है। अब ये जो एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है, ये क्वांटाइज नहीं होता, मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिली, मूवमेंट बढ़ गई, ठीक है, ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल से एक से दूसरे पे चला गया, थोड़ी सी और एनर्जी मिली, और तेजी से भागना शुरू किया, एक और एनर्जी लेवल पे चला गया। लेकिन ये जो दो एनर्जी लेवल का गैप है, वो क्वांटाइज नहीं है। और अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का पिछला लेक्चर पढ़ा है, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो एब्जॉर्प्शन होती है या एमिशन होती है, वो तब होती है जब एनर्जी गैप के दरमियान वाली एनर्जी जो है वो फोटोन लेकर आएगा। जितनी फोटोन की एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी गैप जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है वो होनी चाहिए। वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को, मॉलिक्यूल को, एटम को मिलेगी, तभी वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा पाएगा, और तभी हमें एक जो है सिग्नल मिलेगा, जिसको यूटिलाइज करके हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब क्योंकि ये एनर्जी क्वांटाइज नहीं है, तो रेडिएशंस की एनर्जी आपको पता है फोटॉन्स की क्वांटाइज होती है, तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं बनता। वो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशनरी मोशन जो कर रहा है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल्स हैं, उनके आपस का जो दरमियान का एनर्जी गैप है वो क्वांटाइज नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में शामिल नहीं करते। अच्छा, ये क्या है? इट इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D। 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, कहीं भी भाग सकता है, और ये फिनोमेना आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इसके अंदर हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसकी एनर्जी भी इतनी लो होती है कि हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस एनर्जी लेवल का कोई काम नहीं है, इसलिए मोस्टली इसको स्किप कर दिया जाता है। अगला जो एनर्जी लेवल है वो है दी रोटेशनल एनर्जी लेवल, एंड इट इज फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले तीनों एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में शामिल होंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि ये एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल में किस वजह से होता है? उसकी रोटेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब आप देखो कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से पकड़ के इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करवाने लग जाऊं, घुमाने लग जाऊं, यानी इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे मैं इसको घुमाने लग जाऊं, समझ आई बात की? अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा हूं, इसकी जो रोटेशन है वो एक स्लो या आप कह सकते हो लो एनर्जी लेवल पे हो रही है। अभी मैं इसको पकड़ के तेज तेज घुमाना शुरू कर दूं, मतलब इसकी जो रोटेशन है वो एक हाई एनर्जी लेवल पे चलेगी, और तेज घुमाना शुरू कर दूं तो इसकी जो रोटेशन है वो एक और हाई एनर्जी लेवल पे चली जाएगी। अब खास बात इसमें ये पकड़ने वाली ये है कि ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, पहले एक स्लो रोटेशन हो रही है, एक एनर्जी लेवल पे हो रही है, थोड़ी सी तेज रोटेशन होगी वो एक और एनर्जी लेवल पे होगी, थोड़ी सी और तेज रोटेशन होगी वो एक और हाई एनर्जी लेवल पे होगी। ये जो दो एनर्जी लेवल्स का गैप है, इनमें जो एनर्जी चाहिए, डिफरेंस जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और क्वांटाइज्ड एनर्जी ही रेडिएशंस की होती है, वो एब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल रोटेट करता हुआ एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब बात याद रखनी है, जब एक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक है, लो एनर्जी लेवल पे,
और उसको एक एनर्जी मिली जो इस गैप के बराबर थी, जो उसको एक अगले रोटेशनल एनर्जी लेवल पे ले जाने के लिए चाहिए थी। जब वो मॉलिक्यूल वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल पर जाएगा तो इस अमल को कहते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन। मैंने आपको पहले बोला था डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है और उस जाने के अमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। अब अगर वो एब्जॉर्ब करके एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो ट्रांजिशन क्या कहलाएगी, रोटेशनल ट्रांजिशन है। मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब ईएमआर एंड मे रेज टू हाई रोटेशनल एनर्जी लेवल। अच्छा, इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत लेस चाहिए होती है, रेडियो वेव्स ये काम हमारा कर देती हैं। आपने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट आते हुए जो रेडियो वेव्स यहाँ एंड पे थी वहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेव नंबर सबसे कम होता है। तो रेडियो वेव्स थोड़ी सी एनर्जी इनको देती हैं, क्वांटाइज एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट करता करता एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाके रोटेट करना शुरू कर देता है। अब खाली ये वाली रोटेशन नहीं है, आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब दो हाइड्रोजन पकड़ के ये वाली रोटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी रोटेशन क्या है कि आप मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे रोटेट करवाएं, यानी दोनों हाइड्रोजन पकड़ के ऐसे इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दें। तो पहले ये एक लेवल पे घूमेगा, वो एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो तेज एनर्जी लेवल से घूम रहा होगा, ये वाला हाई एनर्जी रोटेशनल लेवल है। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है आपको हाई एनर्जी रोटेशनल लेवल मिलेंगे और इनके दरमियान का जो गैप होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। समझ आ गई बात की। एक चीज है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जब भी रोटेशन होनी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट होनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वो पॉइंट जहां पर आपको उस बॉडी का, उस मॉलिक्यूल का सारा वेट जो है वो दिखाई देता है। सिंपल कंसेप्ट दूं तो आपको, आप अगर अपनी फिंगर के ऊपर फुटबॉल को रखेंगे, साइड पे रखेंगे थोड़ा सा फिंगर को तो वो फुटबॉल गिर जाएगा, इस साइड पे रखेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन सेंटर में लाके एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर फुटबॉल आपकी उंगली के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो पॉइंट जहां पर फुटबॉल स्टेबल हो जाता है वहां पर फुटबॉल का सारा वेट आपको पड़ता दिखाई देता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मॉलिक्यूल ने रोटेशन करनी है, पहले स्लो स्लो एक एनर्जी लेवल पे रोटेशन है, फिर जंप करके एनर्जी मिली, क्वांटाइज्ड एनर्जी मिली तो वो अगले एनर्जी लेवल पे रोटेट कर रहा है, फिर और एनर्जी मिली तो वो और एनर्जी लेवल पे तेजी से रोटेट कर रहा है। तो ये इस तरीके की रोटेशनल ट्रांजिशन जब होती हैं, मॉलिक्यूल्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे हमें खास सिग्नल मिलेगा, सिग्नल को यूज करके हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा एनर्जी लेवल है वो है जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अच्छा, ये किस वजह से एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज ड्यू टू द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ये उससे वाटर का मॉलिक्यूल, जो ये एक पूरा जो है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इसलिए होता है कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। मिसाल के तौर पर वाइब्रेटरी मोशन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जो है ये इधर भी मूव करता है और फिर वापस मूव करता है, समझ आ रही है। ये भी हाइड्रोजन का जो एटम है ये आगे भी मूव करता है और पीछे भी मूव करता है। ये जो बॉन्ड है ये एक स्प्रिंग के तौर पे काम करता है, समझ आ रही बात की, कि ये एटम्स आपस में ऐसे वाइब्रेशंस दिखा सकते हैं। अब ये एटम ऐसे भी वाइब्रेशंस दिखा सकते हैं, ये एटम इधर भी जा सकता है और इधर ये वाली वाइब्रेशन भी दिखा सकता है। तो मुख्तलिफ तरह की वाइब्रेशंस है ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी जाती हैं। अब समझने की बात ये है कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन दिखाते हैं और बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पे होती हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन एटम है, स्लोली स्लोली वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका एक एनर्जी लेवल है, समझ आ रही। अब यही हाइड्रोजन एटम थोड़ा तेज तेज मूव कर रहा होगा, ये एक हाई एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल पे होगा, समझ आ रही बात की। तो और तेजी से अगर वाइब्रेशन हो रही होगी तो ये और हाई एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल पे चला जाएगा। अब ये जो दो मुख्तलिफ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है इनके दरमियान की एनर्जी का गैप है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। अब मॉलिक्यूल, ठीक है, ये न्यूक्लियाई, मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये रेडिएशन के एक फिक्स फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल के ऊपर चला जाएगा और तेजी से वाइब्रेट करेगा, समझ आ रही है बात की। तो जब एक एटम
का जो न्यूक्लियाई है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से अगले वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पर जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। पिछली क्या थी? रोटेशनल ट्रांजिशन, कि रोटेट करता हुआ एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे गया। अब इसमें वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है कि वाइब्रेट करता हुआ एक एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला गया और तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है। Due to the to and fro motion of nuclei of atoms in a molecule without any change in center of gravity of molecule, कि मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई तब्दीली नहीं आनी, बस उसके जो एटम्स के न्यूक्लियाई हैं जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन है, ये आप जाके डिटेल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे। तो वो कहता है कि जब मॉलिक्यूल डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पर चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। अच्छा, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो रोटेशनल एनर्जी जो आपके ट्रांजिशन है उसकी निस्बत ज्यादा चाहिए। ठीक है। और ये कौन करवाता है? आईआर रेडिएशन करवाते हैं और इसलिए हम इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी देते हैं। जब एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो जो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से दूसरे पर जाएंगे, उससे हमें एक खास सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल को यूटिलाइज करके हम देखेंगे हाँ भाई इसने ये वाली जो है वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एटम्स हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में ये इस तरीके से हमें हेल्प करता है। आखिरी एनर्जी लेवल है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब इनके दरमियान में मखसूस एनर्जी गैप्स होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ऑर्बिटल से जंप करके इलेक्ट्रॉनिक वो रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करके दूसरे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये आप यूवी विजिबल के अंदर पढ़ते हैं और इस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसलिए ये यूवी विजिबल जो है ये काम करवाती है और मुख्तलिफ तरीके की ट्रांजिशन जिसमें पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, तो फिर उनका जो मखसूस एनर्जी गैप होता है उससे हमारे पास एब्जॉर्बेंस सिग्नल आता है। उस सिग्नल को यूटिलाइज करके हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सैचुरेशन है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन है, इन सब चीजों को हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके के एनर्जी लेवल हैं जो एक मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और एक है आपके ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी होती है, प्योर क्वांटाइज नहीं होती, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसकी बात नहीं करते। लिहाजा कुल मिला के बात ये हुई कि अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास तो उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो उसकी रोटेशनल एनर्जी प्लस उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन तीनों का आप सम ले लो तो वो उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी टोटल होती है। अब हम एक छोटी सी डायग्राम बनाकर इन एनर्जी लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक सिंपल सी एनर्जी डायग्राम है और ये एनर्जी जो है ये ऊपर की जानिब जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। अभी हमने तीन किस्म के एनर्जी लेवल्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा रोटेशनल एनर्जी लेवल, जिसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे कम चाहिए होती है ट्रांजिशन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ग्राउंड स्टेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके की ट्रांजिशन हो सकती है। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ जाता है E0 से E1 में, इसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब जरा दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाने हैं, वो ये है कि ये देखिए आप E0 से जब E1 में ग्राउंड स्टेट से एक हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर हमें छोटे छोटे दूसरी ट्रांजिशंस भी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल इसके साथ एसोसिएटेड है। मिसाल के तौर पर ये रोटेशनल एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है V1। V का मतलब वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, R का मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है। तो मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशन हो सकती है। एक मॉलिक्यूल यहाँ ग्राउंड स्टेट से उठ के V1 में जा सकता है V0 से,
समझ आ रही बात की? इसे क्या बोलोगे आप? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल जो है रोटेट करता करता ग्राउंड स्टेट से एक हाई रोटेशन एनर्जी लेवल पे जा सकता है, इसे आप क्या बोलोगे? रोटेशनल ट्रांजिशन। समझ आ रही बात की? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ई नॉट से जंप करके E2 में जा सकता है। समझ आ रही बात की? इसी तरीके से एक जो मॉलिक्यूल है वो एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे उसके एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो V नॉट से जो है वो V2 में जा सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। हाँ, जो चीज समझने की है वो ये है कि जिस रेडिएशन की एनर्जी वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, अब आप ये देखो ना, यहां से यहां तक की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। यहां से यहां तक की एनर्जी भी क्या है? फिक्स है। यहां से यहां तक की एनर्जी भी क्या है? फिक्स है। जब उस मॉलिक्यूल को ये V0 से लेके V1 के दरमियान की गैप की एनर्जी मिलेगी, वो उस क्वांटाइज्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से V1 में चला जाएगा फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर, तो इसे आप क्या बोलोगे? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। सेम इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन E0 में मौजूद है और उसने E2 में जाना है तो उसे इस गैप के बराबर एनर्जी अगर मिलेगी तभी वो जाएगा। जब उसको एनर्जी मिली, उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखा दी, और जब ये ट्रांजिशन होगी, एक पार्टिकुलर रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी, तो हमें अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आगे स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसको हम यूटिलाइज करके रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ भाई मॉलिक्यूल ने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है। समझ आ रही है ना? ये एनर्जी गैप्स क्वांटाइज्ड हैं और हमें पता होता है कि यहाँ से वेवलेंथ इतनी एब्जॉर्ब होगी तो इतनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। तो अगर यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशन हो रही है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, डिपेंड करेगा कौन सी एनर्जी की रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया है, और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमें बता देगा भाई इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की है या वाइब्रेशनल की है या फिर रोटेशनल की है। फिर हम उससे अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके साथ साथ जो है अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूटिलाइज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक मॉलिक्यूल है, ये स्पेक्ट्रम जब आता है ना हमारे पास, एक जो मॉलिक्यूल है वो बैंड्स दिखाता है, वो क्या दिखाता है? बैंड्स। जबकि अगर आप सिंगल एटम का अगर आप स्पेक्ट्रम लोगे वो आपको क्या दिखाता है? लाइंस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि एक मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम है वो बैंड दिखाता है, जबकि एक सिंगल एटम का जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो क्या दिखाता है? लाइंस। अब एक बात याद रखना, इसकी रीजन ये है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशन है, इसमें रोटेशनल भी है, इसमें वाइब्रेशनल भी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो जब एक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करता है तो उसमें ये सारी ट्रांजिशंस होती हैं, तो उसकी हमें छोटी छोटी लाइंस मिलती हैं जो मिलकर आपको क्या देती हैं? बैंड्स। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर आप सिंगल एटम की बात करेंगे, सिंगल एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आपको सिर्फ सिंगल पीक या सिंगल लाइन मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है उसमें बैंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी, वाइब्रेशनल भी, रोटेशनल भी, वो छोटी छोटी पीक्स मिलके बैंड्स बना देती हैं। जबकि जो आपका सिंगल एटम है वो आपको लाइन दिखाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ग्राउंड स्टेट मौजूद है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली। समझ आई बात की? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा और आपको जो है वो एनर्जी देगा। अब ये जो ट्रांजिशंस की एनर्जी होती है ये बहुत थोड़ी होती है और इसको आप यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। फिर आप अगर ये एक मॉलिक्यूल की आप इसको नंबर 1 मोल के लिए निकालना चाहते हो तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। एमसीक्यूज के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, किस किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं और उनकी वजह से कौन कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं, और उन ट्रांजिशन से हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़नी पड़ती है और वो ट्रांजिशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। ये कोर पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था, रीढ़ की हड्डी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आई होप आपको क्लियर होगी, लेकिन अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।